जिनको नहीं चाहिए वो फायदा सुनने जबरदस्ती। चल ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ओके, बेस लेवल कर रहे हैं हम, बहुत बेस लेवल, ये तुम लोग को आता है बट जस्ट वेरी वेरी बेसिक थियरी। अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड विथ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, I wrote a letter yesterday या जो भी है, तो वो एक ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और वर्ब आपका VT होगा, वर्ब ट्रांजिटिव होगा, ट्रांसमिट्स एक्शन टू एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसमिट्स का मतलब यहां से वहां ट्रांसफर करना। वर्ब जो है एक्शन को ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है। I wrote a letter, तो लेटर नाम की कोई चीज है, उस पर एक एक्शन राइटिंग का किया गया, ट्रांसमिट्स एन एक्शन टू द ऑब्जेक्ट। अब अ ट्रांजिटिव वर्ब में ऑल्सो हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको ध्यान से देखो, अ ट्रांजिटिव वर्ब में ऑल्सो हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इंडिकेट्स टू और फॉर whom the action is done। इसमें टू या फॉर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये दर्शाता है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्शन है वो किसके लिए है, किसके प्रति है या किसके लिए है। टू प्रति या फॉर लिए, किसके लिए है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके ठीक विपरीत, an intransitive verb never takes an object। intransitive verb अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एग्जाम्पल, ही सेंट द लेटर, मैंने डॉट 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 इसलिए लगाया है क्योंकि अब मेनी ऑफ यू, ही सेंट सेकंड फॉर्म आया तो आई शुड एक्चुअली बी पुटिंग सम टाइम एलिमेंट हियर, कुछ डालना चाहिए, मैंने डाला नहीं है। तो लेटर इसमें आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेंट है। सेंट वर्ब को रिलेट कर रहा है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव द आंसर, आंसर इज इक्वल टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव। पर क्या होता है जब सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है? इन दीज सेंटेंसेस समथिंग इज बीइंग डन टू द ऑब्जेक्ट। हमने वो ट्रांसमिट देखा था ना, तो कुछ न कुछ किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उससे रिलेटेड। अब इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? समथिंग इज बीइंग डन टू द ऑब्जेक्ट, सॉरी, अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन आल्सो हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट जनरली प्रेसीड्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली प्रेसीड्स, पहले आना। अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा प्राप्त करता होता है। प्राप्त करता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और प्राप्त की गई वस्तु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने कुत्ते को बिस्किट दिया तो कुत्ता प्राप्त करता हो गया और कुत्ते के द्वारा प्राप्त की गई चीज बिस्किट हो गई। आई गेव हर अ स्माइल, ये प्राप्त करता हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे द्वारा दिया गया स्माइल इसने प्राप्त किया, प्राप्त करता और इसके द्वारा प्राप्त की गई चीज वो स्माइल हो गई। तो इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा प्राप्त करता होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु होती है। जब किसी सेंटेंस में दोनों ही होते हैं तो वो प्राप्त करता पहले आता है और उसके द्वारा प्राप्त की गई वस्तु बाद में जाता है। तो वी से आई टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, तो आई टोल्ड VT, द चिल्ड्रन प्राप्त करता पहले आएंगे, फिर आएगा द स्टोरी। और अगर मैं इस फॉर्मेट को उलट दूं तो कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। स्ट्रक्चरली अगर मैं बनाऊं दैट आई टोल्ड और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले अ स्टोरी, तो अब मुझे वहां टू या फॉर लगाना पड़ेगा, टू द चिल्ड्रन या जो भी मैं लगाऊंगी। और उस केस में द चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है,
इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इज दिस क्लियर? जैसे ही ये फॉर्मेट बदला, एक प्रश्न चिन्ह लग गया स्टेटस पर, किसके? द चिल्ड्रन के, कि इसको वास्तव में हम क्या कहेंगे। और आज दिन तक इसका सॉल्यूशन नहीं है। अपन भले कहते रहे कि नहीं फिर भी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कोई कहते रहे कि वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, बट बात ये है कि मुद्दे की बात ये है कि जब हम स्पोका कर रहे होते हैं तो अब हम उसको क्या बताएंगे, इसलिए आरपीएससी उसको अवॉइड कर जाती है, क्योंकि इस विवाद का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। कई ग्रामेरियंस, नामचीन ग्रामेरियंस, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ इंडियन ग्रामेरियंस, वी आर नॉट talking of Brivedi and Trivedi who write books, because English is not our language. We are talking of Western grammarians जो grammar के formulators हैं, वो अभी उस पे नहीं आए हैं। Half of them say कि नहीं, क्योंकि nature इसका ऐसा है प्राप्तकर्ता वाला, इसलिए कुछ sentences में हम इनको indirect object मान सकते हैं। बाकी कहते हैं नहीं साहब, इसको तो हम SVOA ही मानेंगे, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये preposition से रिसीव कर रहे हैं, वर्ब से रिसीव नहीं कर रहे। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं। आरपीएससी इसलिए अपन को ये वाला फॉर्मेट उसमें नहीं देगी, स्पोका के लिए ये फॉर्मेट नहीं देगी कि इसको छाटो, पर आरपीएससी क्या कर सकती है? सेंटेंस दे सकती है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स अ स्टोरी, सेंटेंस दे सकती है। नीचे 4 इंग्लिश के सेंटेंसेस होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इस ऊपर वाले सेंटेंस को मैच करता हुआ कौन सा नीचे इन चारों में से सेंटेंस है, ये आएगा। बट पक्का 100% आपका अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है तो वो स्पोका में तो नहीं आएगा, क्योंकि इस पे कंट्रोवर्सी है अभी, इट्स नॉट येट रिजॉल्व, है ना। तो इसलिए यार अगर वो इसको आंसर अगर भूले भटके दे दिया तो अपन साबित कर पाएंगे कि नहीं ये वाला भी, ये भी आंसर है, ये रहा प्रूफ इसका। इट इज एन आर्ग्यूमेंट, इसलिए मत वरी करो। बट उस सेंटेंस को मैच करते हुए सेंटेंसेस हमें छांटने पड़ जाएंगे कि एग्जैक्टली मैच क्या कर रहा है। In these sentences, something is being done to the object. A transitive verb can also have an indirect object that generally precedes, पहले आना direct object है, यानी पहले indirect object आएगा फिर direct object आएगा। I gave the cat some milk. The cat प्राप्त करता है, indirect object है, वो पहले आएगा, precede करेगा, direct object milk। फिर the indirect object tells us to or for whom the action is done. Indirect object से हमें पता चलता है एक्शन किसके प्रति या किसके लिए किया गया है, वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला एक्शन है। The action is done although the words to and for are not used. Traditional sentence में I gave the cat some milk में cat से पहले to और for थोड़ी लगा है। to और for तो उस स्थिति में लगता है जब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, आई गेव मिल्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द कैट, बट आई गेव द कैट मिल्क में हम टू या फॉर नहीं लगा है। एग्जाम्पल, ही सेंट रॉबर्ट द लेटर, द टीचर गेव हर क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन असाइनमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन, ये सब थ्योरी है। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is the noun that receives the action of the verb, है ना। अब ये action of the verb की जगह कुछ और, verb की जगह कोई और कुछ और दे दे ऑप्शंस में, तो we should know, इसलिए थ्योरी जानो। The indirect object is the noun that receives, अब यहाँ ऑप्शन में आपको दे दिया जाए the direct object itself, the verb, हम उलझ गए ना। हमें तो पता है प्लेसमेंट वाइज क्या होता है, आईओ और डीओ अच्छी तरह पता है हमें, बट अब ये हम इन शब्दों की जाल में फंस गए। किसका एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, नथिंग इज क्लियर। तो इसलिए ये जो है these two sentences fit and write it down in a separate register. This is how it works. Understood? क्योंकि इसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये थ्योरी है। अब हम कल मैं थोड़ा टफ कराऊंगी, सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंसेस कल हम करेंगे, एंड यू हैव जस्ट थोड़ा सा टफ लगेगा, बट आप रिपीट करते रहेंगे। यस, आज बंद कर दो इसको।